नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, जो मानवाधिकार से संबंधित देश का सबसे बड़ा संस्थान है। इस आयोग की स्थापना ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की धारा 3 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना संसद के द्वारा की गई थी, ना कि संविधान के द्वारा। अतः यह एक सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब एक एक करके इस आयोग की संरचना, इसके कार्य, इसकी शक्तियां इत्यादि को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संरचना या इसके संगठन के बारे में। मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखें कि 2019 में इसकी संरचना से संबंधित कुछ संशोधन हुए हैं। उन नवीन संशोधन के आधार पर ही हम इसकी संरचना को देखेंगे। तो अध्यक्ष की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। इनके सदस्यों की बात करें तो इनमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से पहला हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न कि मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका एक सदस्य होगा। दूसरा सदस्य हाईकोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। और अन्य 3 जो होंगे वो मानवाधिकार का ज्ञान या अनुभव रखने वाले 3 सदस्य होंगे। तो ये 5 सदस्य होंगे, आप ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाईकोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मानवाधिकार का ज्ञान और अनुभव रखने वाले 3 इसके सदस्य होते। तो कुल मिलाकर 5 इसके सदस्य होते। 7 इनके पदेन सदस्य होते हैं। अब 7 पदेन सदस्य में कौन कौन होते हैं, जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक है। इन सदस्यों की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि बहुत सारे आयोग हैं, जैसे कि अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इन सभी आयोगों के अध्यक्ष जो होंगे वो इनके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त जो होते हैं वो भी इनके सदस्य होंगे। तो कुल मिलाकर 7 पदेन सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि इन सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति स्वेच्छा से इन सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में 6 सदस्य कुल होते हैं। इन 6 सदस्यों में 6 सदस्यों में हम देखें तो प्रधानमंत्री जो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, इसी प्रकार से राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। यह 6 सदस्यों की समिति होती है। यह समिति सिफारिश करती है कि किन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए, कौन इसके सदस्य होंगे इत्यादि। सिफारिश करने के बाद में राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ये 2019 के संशोधन के बाद में ये कार्यकाल तय किया गया है। इससे पहले 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल था, लेकिन संशोधन के बाद में अब जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में है कि कार्यकाल वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो कार्यकाल 2019 के बाद में 3 वर्ष तय किया गया है और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक वो पद पर बने रह सकते हैं। क्या इन्हें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है? बिल्कुल है, लेकिन कहीं अन्यत्र नहीं। अर्थात इसके सदस्य और अध्यक्ष कहीं और पर, यानी कि कहीं और पर लाभ के पद पर या किसी और संस्थान में वो इसके सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, लेकिन वो भी हम देखें कि 70 वर्ष की आयु तक ही अधिकतम बने रहेंगे।
अब देखते हैं इन्हें कैसे हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए कुछ आधार होने चाहिए। उस आधार पर राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। हटाने के आधार हम देखें तो दिवालिया, या सदस्य या अध्यक्ष कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं, उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार या अपना जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो, न्यायालय में अपराध का दोषी पाया गया हो, उन्हें सजा दी गई हो, या दुराचार या लाभ का पद धारण करने पर इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी जांच पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यदि जांच में उन्हें सही पाते हैं तो फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इनके वेतन, भत्ते, शर्तें इत्यादि केंद्र सरकार के द्वारा ही तय किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन कौन अब तक रहे हैं। 1993 में जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक हम देखें तो कुल 8 इसके मानवाधिकार के अध्यक्ष बने हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, या वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, या फिर इनके सदस्यों में से महिला सदस्य कौन कौन रही है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद में वेंकट चलैया, जे.एस. वर्मा, ए.एस. आनंद, एस. राजेंद्र बाबू, के.जी. बालाकृष्णा, एच.एल. दत्तू, और वर्तमान में जो है वो है अरुण कुमार मिश्र। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्र, जो आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में एक कार्यवाहक अध्यक्ष भी बने हैं एकमात्र, वो है श्री शिवराज पाटिल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे हिस्ट्री में तो मानवाधिकार आयोग में अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बन चुकी है। हालांकि सदस्य महिलाएं बनी हैं, उनमें से पहली जो महिला सदस्य थी वो थी फातिमा बीवी, इसके अलावा ज्योति कालरा, और वर्तमान में जो सदस्य है वो है सुजाता वी मनोहर। तो ये आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, इनके कार्यों की तरफ देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। अब चूंकि आयोग का नाम ही मानवाधिकार आयोग है तो मानवाधिकार से संबंधित कार्य ही इनके द्वारा किए जाएंगे। तो जैसे कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, इसके अलावा न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधित मामलों की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। अर्थात हस्तक्षेप करना मतलब न्यायालय में जो मानवाधिकार से संबंधित जो मामले हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जो लंबित पड़े हैं, डिले हो रही है, उस मामले उनके बारे में न्यायालय को सूचित करना कि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि मानवाधिकार से संबंधित होते हैं तो इन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए। इसके अलावा जेलों तथा बंदी गृहों की स्थिति का अध्ययन करना। आपने देखा होगा कि अक्सर जेलों और बंदी गृहों में जो लोग होते हैं उन्हें खाने की उचित व्यवस्था नहीं होती, सोने के लिए उचित व्यवस्था नहीं, या फिर आप देखेंगे कि एक मानव के लिए मानव जीवन को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान में, उन अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें जो बेसिक सुविधाएं होती है वो नहीं प्राप्त हो पाती है। तो ऐसी स्थिति का अध्ययन किया जाता है बंदी गृह और जेलों का, और यदि उन्हें आयोग सही पाता है तो आयोग इसके बारे में इस मामले में कार्यवाही करता है। इसके अलावा मानवाधिकार संबंधित जो संवैधानिक उपबंध है उनकी समीक्षा करना तथा सरकार को कार्यान्वयन की सिफारिश करना। मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां तथा दस्तावेज है उनका अध्ययन करना और उन्हें देश में लागू करवाना। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध करना, मानवाधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाना, ये सब आयोग के कार्य हैं। अब ऐसे कुछ मामले हैं जो मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र से बाहर है, यानी कि मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। वो कौन से मामले हैं? ऐसे मामले जो 1 वर्ष से पुराने हैं वो मामले आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर होंगे, या फिर सशस्त्र बलों से संबंधित जो मामले हैं उनमें जो आयोग है वो हस्तक्षेप नहीं करता है, या ऐसे मामले जो अन्य आयोगों में लंबित पड़े हैं, अन्य आयोग जो पहले से ही कार्यवाही कर रहे हैं
तो ऐसे मामलों में भी आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये 3 मामले हैं जिसमें आयोग जो है हस्तक्षेप नहीं करता है या उनके कार्य क्षेत्र से बाहर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं कि आयोग किस तरीके से कार्य करता है। शक्तियां हमने पढ़ ली, संरचना हमने पढ़ ली, सदस्य कौन कौन है, कौन नियुक्ति करता है, कार्यकाल कितना है, ये सब हमने देखा है। अब आयोग की देखिए हम कार्य प्रणाली देखेंगे। तो इसका आयोग का कार्यालय जो है वो दिल्ली में है, लेकिन आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कहीं और भी कार्यालय खोल सकता है। आयोग के पास में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है और अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी कि आयोग जो है वो दंड नहीं दे सकता है। ठीक है ना, आयोग जो है दंड नहीं है, आपराधिक न्यायालय के समान उनके पास में शक्तियां नहीं है, लेकिन सिविल न्यायालय की शक्तियां उन्हें प्राप्त है। आयोग केंद्र या राज्य से रिपोर्ट मांग सकता है, स्वयं का जांच दल गठित कर सकता है, जांच एजेंसी या गैर सरकारी संगठन की सेवाएं ले सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में जो एनजीओ वगैरह कार्य कर रहे हैं, ऐसे एनजीओ की सेवाएं ले सकता है। पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या भुगतान के लिए सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु सरकार को सिफारिश कर सकता है कि भाई इस लोक सेवक ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है या किसी को अधिकारों से वंचित किया है, तो आयोग सरकार से सिफारिश करता है कि ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध जो है कार्रवाई आप कीजिए। तो ये आयोग के जो है शक्तियां प्राप्त है ऐसी। तत्काल या अंतरिम सहायता हेतु सिफारिश कर सकता है। आदेश या रीट के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और पीड़ित व्यक्ति उनके पास में आता है तो न्यायालय जो है वो रीट जारी कर सकता है। अब एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि संघ शासित यानी कि यूटी के मामले में यूटी के जो मामले हैं मानवाधिकार से संबंधित, ऐसे मामले केंद्र जो है वो राज्य को सौंप सकती है, लेकिन दिल्ली के जो ऐसे मामले होंगे वो केंद्र मानवाधिकार के आयोग के पास ही जाएंगे।